सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सब परेशान हैं भविष्य को लेकर, सब जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा जीवन कैसा कटेगा, सुख में दुख में, हमारा व्यापार कैसा चलेगा, हमारे बच्चे कैसे क्या करेंगे। ये जिज्ञासा भी कहें, परेशानी भी कहें, लेकिन सभी की जिज्ञासा है। कहते हैं कि हाथों की लकीरों के फरेब में मत आना, ज्योतिष की दुकानों पर मुकद्दर नहीं बिका करते, ये भी कहते। लेकिन सब ज्योतिष के पास जाते हैं, कोई हस्तरेखा, कोई कुंडली, कोई भविष्य, जो भी दिखाना होता दिखाते हैं। सबसे बड़ी ज्योतिषी तो माँ होती है, जो बच्चों के मन की बात जानती है, और पिता भी एक ऐसा ज्योतिष होता है जो बच्चे का भविष्य समझ सकता है। लेकिन दुनिया में जो ज्योतिष विद्या है उसने कई भविष्यवाणियाँ की हैं, वो सही निकली हैं, कई लोगों के बारे में सचेत किया है। और आज हम भोपाल के नेहरू नगर में हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र में, जहाँ पर कालिदास राष्ट्रीय महर्षि ज्योतिष विज्ञान सम्मेलन हो रहा है और यहाँ देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आए हुए हैं। इसी दौरान हमारी जो पिछली कई पीढ़ियों से ज्योतिष का काम कर रहे हैं, राजगुरु जो कहलाते हैं, ऐसे ही राज्य ज्योतिषी कृपाराम जी उपाध्याय जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से सार्थक संवाद को समय दिया। तो आज हम उनसे जानेंगे ज्योतिष के संबंध में जो जिज्ञासाएं आप और हम हमारे मन में रहती हैं। उपाध्याय जी, आपका सार्थक संवाद में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ज्योतिष है क्या? देखिए, वैदिक तौर पर ज्योतिष को वेदों की आँख कहा गया है, और आँख का मतलब होता है देखना, और वेदों की आँख है मतलब ईश्वरीय आँख है। तो परमाणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक को देखने की जो क्षमता दे, जो कैलकुलेशन दे, वो ज्योतिष है। आपके पीढ़ियों से ये काम हो रहा है, थोड़ा सा बताएंगे जो आपके पहले लोग किस किस राज दरबार में कैसे गुजरे? आप भी हैं, आपके पिताजी भी, आपका बेटा भी ज्योतिष में, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं मूलतः जिला आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक बटेश्वर धाम है और हमारा पुरोहित कर्म है। मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी भी, और हर पीढ़ी में एक आचार्य हमारे यहाँ अवश्य होता आया है। मेरे दादा बहुत अच्छे वैद्य थे, मेरे पिताजी भागवताचार्य थे, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। मेरा बच्चा विक्रम विश्वविद्यालय से एमए है ज्योतिष से, और समाजशास्त्र से एमए है। मतलब लगभग डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं हम लोग। और पैतृक तौर पर हमारा एक काम है, हमें बचपन से 4-5 साल के होते तब से तो कथा कहने भेज दिया जाता या नौता खाने। तो पांडित्य हमारा कर्म है और वैदिक अध्ययन हमारा कर्म है। ज्योतिष को वास्तविकता की ओर ले जाना हमारा लक्ष्य है। कितना आप मानते हैं ज्योतिष को सही, कितना इसमें एथेंटिक है? कि नई पीढ़ी तो मानती नहीं, वो तो कहती कर्म पे है, ये भाग्य, कुछ होता नहीं, कुछ बताने वाले भी नहीं होते। आगे हम चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं। तो आप कितना मानते हैं ज्योतिष को सही? कर्म और ज्योतिष के संतुलन को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आपने यूकेलिप्टिक का पेड़ देखा होगा। ज्योतिष देश काल परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और यही उसका कैलकुलेशन है सारी भविष्यवाणी का। यूकेलिप्टिक को आप भोपाल में उगा रहे हैं, उग रहा है, यूपी में उगा रहे हैं, उग रहा है, कर्म है, वृक्ष भी उग रहा है, लेकिन उसका फल नहीं लग रहा है। जो नीलगिरी तेल निकलता है, उस तेल को निकालने योग्य परिपक्वता उसके फल में सिर्फ हिमाचल पे आती है, हिमालय पे आती है, या हिमालय या अन्य पर्वतों की, बहुत ऊंचे पर्वतों की तराई वाले क्षेत्रों में उसमें परिपक्वता आती है। तो उचित समय, उचित स्थान का किसी कर्म के लिए निर्णय करना ही ज्योतिष है। जैसे गेहूँ यदि हम अभी बो दें तो बीज उगेगा, हो सकता है फल भी लगे, लेकिन वो खाने योग्य ना हो। गेहूँ बोया जाएगा दिवाली के बाद, और दिवाली के बाद बोया जाएगा। ये कैलकुलेशन ही हमारी ज्योतिष है कि आपके जीवन में आप किस कर्म को कब और कैसे करें, ये बताने के लिए ज्योतिष की उपयोगिता है। निश्चित कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्मस्य भाग्यम, कर्म से भाग्य है। ये बिल्कुल सत्य है, ये हमारी वैदिक सत्य है। परंतु
कर्म क्या किया जाए, कुआं खोदना है, यदि हम तिरछे पहाड़ में खोदना शुरू कर देंगे तो क्या कुएं में से पानी निकाल पाएंगे? कुएं को नीचे की ओर खोदा जाएगा तो ही निकलेगा। और यही इस प्रकृति से तालमेल बिठाकर कार्य करने की पद्धति ज्योतिष है। आने वाले समय को समझना, कब किस समय पर क्या संभावना है, उसके अनुसार कार्य करना और अपने भाग्य का निर्माण करना, यही ज्योतिष का कार्य है। यदि प्रारब्ध में मानव जो कुछ लेके आया है तो वो ज्योतिष के उपाय खोजे या ना खोजे, उसके अनुसार चले ना ले, जो प्रारब्ध होगा वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध को भी समझना पड़ेगा। एक बच्चा गर्भ से एक बीमारी लेकर आया है, परंतु यदि उचित चिकित्सा की जाए तो उस बीमारी के साथ भी उसको लंबा जीवन जीवित रखा जा सकता है। उचित चिकित्सा तो प्रारब्ध में तो वो मृत्यु और बीमारी लेके आया था, परंतु कार्य के निर्धारण से एक ज्योतिष या किसी चिकित्सा पद्धति के आधार पर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ज्योतिष भी यही करता है कि भाग्य आपका ये है, आप ये लेके आए हो, आप में क्रोध ज़्यादा होगा। मैं ऐसा कह रहा था कि यदि प्रारब्ध में ये होगा कि आपको मिलेगा ज्योतिष, आपको राह मिल जाएगी तो मिल गए, यदि प्रारब्ध में नहीं हुआ, कई लोग तो कष्ट भोगते ही रहते ना, तो भोगते ही रहेंगे। प्रारब्ध और कर्म दोनों को साथ लेकर चलना होता है। ज्योतिष कभी पूरी तरह प्रारब्ध पर नहीं है। पहली बात, ज्योतिष एक विज्ञान है जो कर्म और भाग्य, प्रारब्ध दोनों को लेकर चलता है। प्रारब्ध ये है, ये कर्म है, इस प्रारब्ध के अनुसार ये किया जाए। आपके प्रारब्ध में मेरा मिलना नहीं था, लेकिन आपने कर्म किया, आप इस ज्योतिष कार्यक्रम में आए और यहाँ आए तो प्रारब्ध ने आपको मेरी मुलाकात करा दी। मैं ये समझा था कि ज्योतिष में कई विधाएं हैं, कोई हस्तरेखा देखता, कोई जन्म कुंडली देखता, कोई फेस रीडिंग चेहरे को देख कर ही बताता। इसमें अधिकतम सही आप किसको मानते हैं? ये सारी विधाएं ज्योतिष की हैं। हमारे वेदों में, हमारे वेदों के 6 अंग हैं, जिसमें हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद नहीं, ज्योतिष है। और ज्योतिष के, ये ज्योतिष रूपी एक वृक्ष के बहुत सारी शाखाएं। कोई सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन करता है, उसमें हस्तरेखा भी आती है, फेस रीडिंग भी आती है, फिंगरप्रिंट भी आते हैं, वो भी एक ज्योतिष का ही एक शाखा है। जैसे हम बीए करते हैं तो 4-5 विषय पढ़ते हैं, लेकिन जब एमए करते हैं तो एक विषय के विशेषज्ञ बनते हैं। तो विशेषज्ञ किसी भी एक विषय का बन जाए तो वो निश्चित भविष्य के कर्मों का निर्धारण कर सकता है। यदि वो विशेषज्ञ है तो जो भविष्यवाणी हस्तरेखा देखकर, वही कुंडली देखकर, वही फेस रीडिंग, ये सब सेम आएगी। हाँ जी, इसमें एथेंटिकी जैसा कोई नहीं है, विशेषज्ञता का सवाल है। विशेषज्ञता का सवाल। एक हम देखते हैं कि ज्योतिष कई बार फेल हो जाती है, कई लोग चुनावी भविष्यवाणियाँ फेल हो जाती हैं, कई बार किसी के भविष्य को लेकर, उम्र को लेकर, ये क्या कारण है? आप चैनल से जुड़े हुए हैं। आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है एलोपैथिक, क्या वो फेल नहीं है? हम उस पर प्रश्न नहीं उठाते। सनातन इतना सरल हो गया है कि इसकी किसी भी विधा को हम बड़े आराम से उंगली उठाते हैं। एलोपैथिक में डॉक्टरों का कहना 100 बार फेल होता है। ऑपरेशन सक्सेस होते हैं, डॉक्टर कहता है ये बच्चा परसों होगा, लेकिन नहीं होता। 11-11 महीने का गर्भ मैंने इस भोपाल में देखा है, 12वें महीने में इसी महिला अस्पताल में कराया है, तो 9 महीने में नहीं हुआ। तो फेल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति अनंत है। हमारा वेद कहता है प्रकृति अनंत है, ज्योतिष भी अनंत है। हम जितना उसको अध्ययन कर पाते हैं, जितना उसको समझ पाते हैं, चाहे वो कोई भी पद्धति हो, कोई भी विज्ञान हो, विज्ञान भी अभी तक नहीं पहुंचा है। अपनी निहारिका से आगे जाने की हिम्मत पैदा नहीं कर पाया है। मंगल तक से अभी मनुष्य नहीं पहुंच पाया है। 9 ग्रहों में से प्रयास तो कर रहा है, लेकिन रावण स्वर्ग की निशानी लगाना चाहता था, कुंभकर्ण मंगल तक गया है, इसका उल्लेख मिलता है। तो ज्योतिष कितना प्रतिशत सफल है अभी तक, कितनी सही चीज़ों तक पहुँचा? मेरे जीवन के अनुभव के हिसाब से ज्योतिष 90 से 99% तक सफल होता है, यदि सही उचित उद्देश्य को लेकर किया जाए, उचित माहौल में किया जाए और उचित ज्ञानी द्वारा किया जाए, उसके विशेषज्ञ द्वारा। उतना ही सफल है जितनी आपकी एलोपैथिक चिकित्सा सफल है। जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता जब देखते हैं तो कुछ रत्न बताते हैं कि आपका ये ग्रह दशा चल रही है, ये रत्न पहन, इससे क्या होता है, कुछ फर्क पड़ता है? वो भी एक विज्ञान है, रत्न विज्ञान। भाई हर रत्न का एक कोई ना कोई आधार होता है,
और आधार का मतलब ये है कि केमिकल इफेक्ट होता है साइंस में। ये मैं मोती पहने हूँ, ये मोती पहने हूँ। मोती क्या है? ज्योतिष की भाषा में मोती है। अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूँ तो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट है। अब कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट शरीर में वही फायदा पहुँचाता है जो चंद्र की वीक ताकत से पहुँचते हैं। हमारी ज्योतिष चंद्र से उन चीज़ों को ताकत पहुँचाती है और वही कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट पहुँचाता है और वही इसमें है। तो ब्लड संपर्क में जब ये आता है तो ये अपना काम करता है। दूसरा, ये वेव्स पर काम करता है, कलर्स पर। जो हमारे 7 प्रिज्म कलर हैं, 7 प्रिज्म कलरों में एक ये पत्ता है, इस पर काले कलर का पन्नी रख दीजिए, पत्ता पीला पड़ जाएगा, इसका विकास रुक जाएगा। तो कलर का जो हमारे प्रिज्म रंगों का जो 7 प्रिज्म रंग हमको मिल रहे हैं, उनका हमारे शरीर पर बड़ा महत्वपूर्ण असर होता है और उन कलरों के असर को संतुलित करने के लिए हम रत्नों का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग शनि, राहु, केतु इन ग्रहों से डरते हैं, क्या कारण है? नहीं, डरते इसलिए हैं, शनि इनको समझे बगैर। जनमानस में ज्योतिष के कोई विद्यालय में पढ़ाई नहीं जाती थी। हम लोग गुरुकुलों में, मंदिरों में जा के पढ़े हैं। न कोई डिग्री थी, न कोई सर। आज है, थोड़ा हम लोगों ने मांग उठाई, हम लोगों मतलब हमारी पीढ़ी ने, इस पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया ज्योतिषियों ने, और आज सरकार कई विश्वविद्यालयों में पढ़ा रही है, डिग्री मिल रही है, PhD हो रही है, तो अब शोध हो रहे हैं। ये सब था नहीं, जनमानस में इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं था, मीडिया इसको तवज्जो नहीं देती थी क्योंकि इससे कोई अर्निंग नहीं थी। खुद पंडित भूखे मर रहे, सीधी बात। तो वो सब चीज़ नहीं थी, लेकिन आज ये एक व्यवसाय बन चुकी है। आज ये धीरे धीरे अन्य जैसे व्यवसाय हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे शिक्षा हो, ऐसे ज्योतिष भी बन रही है और धीरे धीरे इसका जनता में प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये भ्रांतियाँ दूर होंगी। शनि से डरते हैं, एक का उदाहरण देता हूँ, राहु केतु को छोड़ देता हूँ। शनि न्यायाधीश है। हमारी ज्योतिष आकलन करती है कि जब शनि की दशा आती है, अंतर्दशा आती है, या जो भी उसके क्रम आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमको हानि होती है। तो न्यायाधीश तो सज़ा देता है। जो कर्म आपने पूरे पिछले 22 साल किए हैं, 30 साल बाद 7.5 आती है, वो आपके उन कर्मों का सारे का फल एक साथ देती है धीरे धीरे। तो आदमी उससे घबराता है। जबकि शनि भाग्य का विधाता भी है। हस्तरेखा में शनि की लाइन को ही भाग्य लाइन कहते हैं। तो शनि भाग्य का विधाता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि के अनुसार अनुसरण करने की ज़रूरत है। बुरे कर्म छोड़िए, गरीबों को सताना, वही शनि है। गरीब हैं, दीन हैं, दुखी हैं, फटे हाल हैं, विकलांग हैं, ये शनि के ही प्रतीक माने जाते हैं। शनि का दान इनको दिया जाता है। तो इन लोगों को सताना छोड़िए, अपनी बुरी आदतों को छोड़िए, शराब, मांसाहार हैं, अय्यासियों को कम करिए, शनि आपको अच्छा फल देगा। फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जो सत्कर्म करते हैं उनके लिए शनि से डरने की ज़रूरत नहीं। वो न्यायाधीश है, सत्कर्मों का फल देगा, शाबाशी देगा। अच्छा, एक जो देखा हमने कि विवाह कुंडली मिलान से होता है, कई बार देखा कि 36 में से 34, 32, 30 गुण मिल रहे हैं, इसके बाद भी वैवाहिक जीवन असफल होता है। आप धर्म क्षेत्र से भी हैं और आप पत्रकारिता क्षेत्र से भी हैं। क्या गुण मिलान के अलावा भी कोई मिलान होता है? ये सुना नहीं, मालूम आपको? क्या होता है? क्या सिर्फ गुण मिलान है? गुण मिलान सिर्फ विवाह मिलान का 10% है और 90% की बात ही नहीं करते कोई। 90% ये है कि जब कन्या के विवाह का मिलान किया जाए तो सर्वप्रथम कुल खानदान मिलाया जाए। नाई ब्राह्मण जाते थे, कुल खानदान देखते थे, प्राचीन इतिहास को पढ़िए, और वहाँ एक वर को तय करके आते थे, ये कन्या के योग्य है, ठीक है, नैसर्गिक। फिर कन्या और वर को मिलाया जाए। अगर 1 घंटे भी वर बढ़ा है तो मिलान, वो कन्या बड़ी है तो वो ठीक नहीं है। उसके बाद फिर कुंडली मिलती थी, ग्रह मिलते हैं। यदि किसी का सेक्स भाव वीक है पुरुष का, वो स्त्री का प्रबल है, तो भले ही 36 गुण मिलते रहे, उससे क्या लेना देना है। 12 कुंडली के, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो संतान का, विवाह का, सैया सुख का, मतलब मैं सेक्स बोल गया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये भाषा ज्योतिषियों की नहीं है, हम वो नहीं बोलते, लेकिन स्पष्ट इंग्लिश आज के भाषा में बोलने में बुराई नहीं समझता। तो सैया सुख का भाव है, वो आपने नहीं देखा, दोनों का मिलान नहीं किया, आपने संतान भाव का मिलान नहीं किया, आपने कुटुंब भाव का मिलान नहीं किया कि कुटुंब परिवार से कैसी रहेगी, आपने आर्थिक मिलान नहीं किया, आपने उनके अन्य जीवन के जो जरूरी
पॉइंट हैं, जो कुंडली में 12 घर होते हैं खाने, उनका मिलान नहीं किया आपने, गुण मिला लिया, उसको भ्रकुट मिलान बोलते हैं। भ्रकुट मिलान अंतिम होता है। आपने मंगल नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा अंगारक मंगल है, आपने ये नहीं देखा कि इसका गुरुदोष है, आपने ये नहीं देखा कि लड़की की कुंडली में पति हंता योग है, आपने ये नहीं देखा कि वैधव्य योग है। यदि वैधव्य योग की कुंडली है तो चाहे कितने भी गुण मिलते हों, लेकिन शतायु वर चाहिए, ये मिलान है। क्या मंगल दोनों को होना चाहिए? किसी एक को मंगल होता तो नुकसान होता? उसकी भी कंडीशंस हैं। मंगल जरूरी नहीं कि नुकसान देता है। अच्छा। उसकी कुंडली में भी काट होती है, उसका उपाय कुंडली में भी है। जरूरी नहीं कि हम नगी पहने ग्रहों के लिए। एक ग्रह से दूसरे ग्रह को परिवर्तित किया जा सकता है, उसे विधान भी है। तो जो वास्तव में वैदिक विद्वान हैं, जो खानदानी विद्वान हैं, मैं भ्रकुट मिलान वाली कुंडली जो आते हैं उनको मना कर देता हूँ। मेरे पास खुद कुंडली आती है, बोले महाराज इसमें मंगली बैठ रही है, कोई दूसरी डेट की एक नकली कुंडली बना दो, तो मैं कहता हूँ अपने घर जाओ। मेरे पास लोग आते हैं, 100 200 500 ले लीजिए, जो भी आपकी फीस है, एक दूसरी बना दीजिए, क्योंकि हमें लड़का यही पसंद है, अकेला है, इतनी प्रॉपर्टी है। तो आपने प्रॉपर्टी देखी, ये नहीं देखी कि मेरी लड़की को संतुष्ट रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो कुंडली मिलान में सारी चीज़ें हैं। आजकल नई पीढ़ी जो है वो कहते ब्लड मिला लो, डीएनए मिला लो, कुंडली, क्या विभिन्न जातियों में भी शादी करने लगे, तो इसके क्या नुकसान फायदे क्या है? बिल्कुल नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। क्या नुकसान है? मैं बताता हूँ आपको। एक क्षत्रिय कुल की लड़की में ले आऊँ, वो तो मांसाहारी परिवार से आई है, और मेरे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। या मेरे कुल की लड़की वहाँ चली गई भावावेश में, कितने दिन, उसको तो उल्टियाँ हो रही हैं ना लहसुन की स्मेल से। कैसे जीवन संग रह सकते हैं? दूसरी तो और भी जगह शादी होने लगी, जाने लगी, जहाँ सब कुछ मांस मदिरा सब चल रहा है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ। तो फिर आप उसको कुछ गैर जात मानिए ही मत। यदि लड़की भी मांस मदिरा खा रहा है, ये लड़का भी खा रहा है, तो दोनों में से एक भी ब्राह्मण नहीं। वो एक सामाजिक मैच है, तो वहाँ मैच तो नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, जहाँ लव मैरिज है वहाँ तलाक है। हमारे विवाह पद्धति में तलाक शब्द है ही नहीं वेद में कहीं। तो अरेंज मैरिज में भी तलाक हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे विधि में है ही नहीं। कितने केस सुन रहे हैं हम कि शादी हुई 1 साल 6 तो वो अरेंज मैरिज भी ऐसी हो रही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बनाई, कि लड़का एक ही है, लड़की कोई है नहीं, प्रॉपर्टी इतनी है, हमें तो यही लड़का पसंद है। तो फिर लड़के में बुराइयाँ जो हैं वो लड़की को झेलनी पड़ेंगी। अच्छा, कुंडली मिलाई जाए, सब चीज़ें मिलाई जाएँ, तो अरेंज मैरिज सफल है आपका ये कहना? कोई सी भी मैरिज सफल हो सकती है अगर गुण दोषों को देखा जाए। उसमें कुटुंब, खानदान, परिवार, संतान, सेक्स सुख, आर्थिक सुख, स्वास्थ्य, दोनों का मैच करता है। इन सारी चीज़ों को मिलाया जाए। जो विजातीय जातियों में शादी होती है, संक्रमण संतान पैदा होती है, उसके क्या नुकसान आप देखते हैं? देखिए, संतान तो सर्वोच्च संक्रमण नहीं मानी गई है, क्योंकि एक गोत्र में तो ब्राह्मणों में भी नहीं होती। एक ब्लड तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उचित संतान प्राप्त नहीं होगी, ब्लड अलग ही होना चाहिए। अब वर्ण संकर किस रूप में देखा जाए, मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि एक शूद्र परिवार से लड़का है या लड़की है, और एक ब्राह्मण कुल से है, एक प्याज लहसुन भी नहीं खाया 25 वर्ष की उम्र तक, उन संस्कारों में जिया है, और एक जो भी है भोपाली भाषा में उस परिवार में वो सब बोलचाल में गाली गलौज, ये वो बदतमीजियाँ और वो नशाखोरी, और उन सबको बुरा नहीं माना जाता। तो निश्चित है वहाँ वो वर्ण संकर मिलान जरूर हुआ मेरे हिसाब से। और जातियाँ तो हमारी कुंडली में भी होती है, 4 वर्ण होते हैं। कूट मिलान में जो गुण मिलान आप बता रहे थे, 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण वर्ण की किसी भी वर्ण में शादी की जा सकती है पुरुष की, क्षत्रिय वर्ण की 3 वर्णों में की जा सकती है, वैश्य वर्ण की 3 वर्णों में की जा सकती है, शूद्र वर्ण की सिर्फ शूद्र वर्ण में की जा सकती है। ब्राह्मण कन्या का? ब्राह्मण कन्या को सिर्फ 3 वर्णों में किया जा सकता है। ये ज्योतिषी मिलान है, उसके गुण बैठेंगे और नहीं तो 0 हो जाएंगे। मतलब आप एकदम जाति उसको नहीं मानते कि ब्राह्मण की ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय की क्षत्रिय में? ज्योतिष नहीं मानती। ज्योतिष के जो 4 वर्ण हैं गुण मिलान में, उसके अंक मिलते हैं, तो 3 वर्ण में अंक मिलते हैं, एक में नहीं मिलते। ब्राह्मण के, ब्राह्मण पुरुष की 4 वर्णों में की जा सकती है, क्योंकि एक मांसाहारी लड़की को लाके मैं ज्ञान विज्ञान पढ़ाकर शुद्ध शाकाहारी बना सकता हूँ। लेकिन एक लड़की मेरी जाति है जो मांसाहारी नहीं है, जो दुर्गुणों में नहीं है, उस परिवार में चली जाती है, तो वो पूरे परिवार को बदलना उसके लिए संभव नहीं होता।
और मैं अगर लड़की शूद्र वर्ण की भी लाता हूँ ब्राह्मण वर्ण में, एक उदाहरण दे रहा हूँ साहब, वैदिक परंपरा बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है ब्राह्मणों के यहाँ, तो चारों वर्ण आई हैं, तो वो उसको ब्राह्मणी बना देते हैं, क्योंकि स्त्री की कोई जाति मानी नहीं गई है। तिवारी की लड़की दुबे में ब्याह दी जाती है तो दुबे कहलाती है, वो दुबे बन जाती है। तो लड़की का जाति परिवर्तन हो सकता है, लड़के का नहीं हो सकता। ये कुंडली में कुछ योग होते हैं, धन योग, विदेश यात्रा के योग, ये कितने आप सही निकाल पाते या ज्योतिष का कोई भी? 90%। अगर हम निष्पक्ष भाव से देखें तो 90% ये बता सकते हैं कि ये कितना सही है। राजनीतिक जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उसमें कितनी सच्चाई होती है? 90% बकवास मानता हूँ मैं, क्योंकि किसी के पास कोई मूल आधार भविष्यवाणी का होता ही नहीं। मोदी जी की कुंडली नेट पे कई डली हैं, कितनी आ रही कितनी जा रही, वास्तविक कुंडली तो उस जमाने के लोगों को समय ही नहीं मालूम होता था। सच्चाई है। कई लोग ज्योतिष को अंधविश्वास कहते, कई विज्ञान कहते, ये आप इसको कैसे, मतलब कितना सही है? जितने विधर्मी धर्म हैं वो पूरे सनातन को ही अंधविश्वास कहते हैं। ज्योतिष को छोड़ दो, किसी भी विधा को, योग को आज तक लोग अंधविश्वास कहते थे, पूरे कहीं भी देशों में विरोध होता था, आयुर्वेद का विरोध होता था, लेकिन एक समय 10 साल से 15 साल से ऐसा आया है जब उसकी ताकत को समझे तो आज पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपना रही है, दुनिया योग को अपना रही है, और आने वाले समय में पूरी दुनिया ज्योतिष को अपनाएगी इसी तरह। अभी जो समय है, कई भविष्य मालिका की व्याख्या कर रहे हैं संत लोग, उसमें बता रहे 2032 तक बहुत ख़राब समय है। एक जो भविष्यवाणी ये तक कि 32 तक 35 करोड़ भारत में बचेंगे, 65 करोड़ दुनिया में बचेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। आपका ज्योतिष में कुछ इसमें अध्ययन किया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं लगता मुझे, क्योंकि ऐसा कोई ग्रह परिवर्तन नहीं आ रहा है। और वो हर, देखिए 2099 विश्व खत्म हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। मैंने उसका खंडन भी किया था, भास्कर के अंदर छपा था। 2000 जुलाई 2099 बोले विश्व खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, और ग्रह आज भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी उच्च का गुरु चल रहा है, आने वाले 11 महीने धर्म पर चलने वाले, नेक कार्य करने वाले, एक नंबर के बिजनेस कारोबार करने वाले लोगों का विकास होगा। 2 नंबर के अधर्मी लोगों को, कुकर्मी लोगों का विनाश होगा। केवल 11 महीने? गुरु उच्च का है। हर 13-12 साल पीछे चले जाइए। नहीं, ऐसे अच्छे कर्म करने वालों को तो हमेशा हर ग्रह साथ देना चाहिए, लेकिन उसका फल रोज नहीं मिलता है। वृक्ष आज लगाते हैं, फल 5 साल बाद लगता है। तो ग्रह जब लौट के आता है, शनि 7.5 में अपना न्याय करता है, 22 साल आपके ऊपर छोड़ देता है। तो उच्च का गुरु भी, धर्म का गुरु, धर्म की स्थापना जब करने का बारी आती है तो प्रति 12 वर्ष बाद एक युग परिवर्तन होता है। गुरु एक युग परिवर्तन करता है, और फिर जो 11-12 महीने के लिए आता है तो वो निश्चित ही धार्मिक ग्रह धर्म की स्थापना करता है। अभी वर्तमान में कौन सी राशियों के ग्रह ठीक चल रहे हैं? मुझे तो किसी के खराब नहीं लगते, सभी के अच्छे चल रहे हैं। बस थोड़े कर्म अच्छे करना शुरू कर दीजिए। अगर 7.5 वगैरह चल रही है, किसी मारक तारक की दशा कोई बता रहा है, तो उसके अनुसार उसके जो बुरे कार्य हैं उनको छोड़ दीजिए, ग्रह अच्छे हो जाएंगे। यदि कुंडली में ग्रह खराब हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं, राहु केतु शनि सब है, तो इनको क्या जो विभिन्न उपाय बता दे, कितने जप कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, दान कर दीजिए, क्या इन सब से ठीक होता है, या रत्न धारण कर लीजिए? मैं भी रत्नों पे आपको बिल्कुल केमिकल थेरेपी बता के गया था। हर चीज़ का एक प्रभाव होता है। ये भौतिक विज्ञान है कि एक तत्व दूसरे तत्व पर प्रभाव डालता है, एक वाइब्रेशन दूसरी वाइब्रेशन को प्रभावित करती है। तो अच्छा या बुरा प्रभाव, ध्यान, योग, कर्म, दान, जप, हवन, ये सारे बिल्कुल 100% देते हैं। साइंटिफिक है, ये भौतिक विज्ञान है, उसका नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, अपना रूप परिवर्तन करती है। आपने हवन में कोई चीज़ जलाई, वो वायुमंडल में मिलके आपके अंदर ही गई सांसों से, तो निश्चित उसका प्रभाव होना है। आप ध्यान में बैठे हैं, मन को एकाग्रता दे रहे हैं, तो आपके मन की ताकत बढ़ी, मस्तिष्क की पावर बढ़ी, आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। ये थे राजगुरु कृपाचार्य जी महाराज, जिनके पीढ़ियों से ये काम हो रहा है, इसमें अध्ययन है, महारत हासिल है। उन्होंने बेबाकी से उत्तर दिए हैं।
आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, लोगों को भेजिए, कमेंट करिए, क्योंकि ज्योतिष के बारे में जितनी धारणाएं अभी तक प्रचलित हैं वो बदल भी सकती हैं। और जो निचोड़ है वो यही है कि आप यदि अच्छे कर्म करेंगे तो ना आप शनि से डरिए, ना राहु से, ना केतु से, क्योंकि शनि न्याय का देवता है, बाकी ग्रह भी। आप यदि कर्म अच्छे करेंगे तो अच्छा आपको जीवन मिलेगा। बाकी बहुत सारे उपाय भी हैं, आपको कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य मिलता है उनसे संपर्क करिए। लेकिन जीवन में तनाव में मत रहिए, घबराइए मत। सब चीज़ों का दुनिया में उपाय है, समस्या है तो समाधान है ही। ज्योतिष भी एक विज्ञान है, केवल अंधविश्वास की तरह इसको मत लीजिए जो आधुनिक पीढ़ी बात कर देती है। कई चीज़ों में ज्योतिष ने अपने करिश्मा दिखाए हैं, लेकिन मैं पूरी तरह इसके प्रति आश्वस्त नहीं करना चाहता। आप केवल कर्मों पर अपना ध्यान करिए। सार्थक संवाद के लिए आज इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए सार्थक संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।